गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपका स्वागत है। हम चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अंदर हमारा लेक्चर चल रहा था। 4 लेक्चर है आज हमारा। इससे पहले 3 लेक्चर बना दिए हैं। ठीक है, आप अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो तीनों लेक्चर आप देखें, वो कंटिन्यू चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने कल एंड किया था। ठीक है, कल हमारा जो एंडिंग के अंदर जो हमारा टॉपिक था वो क्या था कि हमने देखा कि अगर हमारे पास में एक अगर ये मैटर है, ठीक है, जिसका एक अगर ये एटम है, ठीक है, इसके अंदर हमने माना था कि एक्चुअली में इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके अंदर 5 प्रोटॉन्स हैं और इसके अंदर 5 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, बाद में इसको हमने रब किया किसी अनदर मैटर से। ठीक है, उसका जो एटम है, ठीक है, उसके अंदर 8 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, और उसके अंदर 8 ही क्या होंगे अब इलेक्ट्रॉन्स। ये बिफोर रबिंग वाली बात थी। फिर जब अब बताया कि जब हम इस वाले मैटर को इस वाले मैटर से जब हम रब करते हैं तो रब करने पर क्या होता है कि इसके अंदर, ठीक है, हम सपोज कर सकते हैं कि इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन अगर लूजली अगर बाउंड है, ठीक है, और इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन अगर टाइटली अगर बाउंड है, तो यहाँ से आफ्टर रबिंग यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे इस वाले के पास में। लेटेस्ट सपोज कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, तो आफ्टर रबिंग वाली जो कंडीशन है, कंडीशन क्या हो जाएगी कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब हमने इस पर टोटल चार्ज निकाला था तो अब हमने देखा कि एक्चुअली में इसमें प्रोटॉन्स तो कितने हैं, 5 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, 6। तो सो द टोटल नेट चार्ज, ठीक है, नेट चार्ज, तो यहाँ जो नेट चार्ज है वो कितना हो गया था, 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो गया था। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ का जो नेट चार्ज है भाई, यहाँ पे अगर टोटल अगर नेट चार्ज अपन अगर देखें तो यहाँ अपन को नेट चार्ज दिखेगा भाई, इसके अंदर 7 तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 8 इसके अंदर प्रोटॉन है, यानी कि इसके अंदर एक ज़्यादा है, तो यहाँ पर होगा 1 प्रोटॉन। तो इस तरीके से कल बताया था कि एक्चुअली में इस पर कितना चार्ज आ गया है, 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल इस पर चार्ज आ गया है, और इस पर कितना चार्ज आ गया है, 1 प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल इस पर चार्ज आ गया है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन पर एक्चुअली में चार्ज इक्वल होता है, इसलिए अपन कहेंगे कि इसके अंदर यहाँ जो चार्ज आएगा, ठीक है, वो नेगेटिव होगा, और यहाँ जो चार्ज आएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ तक की हमने कल बात कर ली थी। ठीक है, आज अब हम इसके आगे थोड़ा सा स्कोर पढ़ेंगे, कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और क्या क्या इसके अंदर चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है वो थोड़ा सा और समझें। देखिए, पहली बात तो ये कि जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमने देखा कि एक्चुअली में अब हमें चार्ज का मतलब समझ में आ गया है कि जब किसी दो ऑब्जेक्ट्स को जब दो मैटर्स को जब हम रब करते हैं तो रब करने पर क्या होता है कि एक में से इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं, एक में से इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं। तो एक्चुअली में अब हम सिंपल वे में एक बात समझ सकते हैं कि अगर आपसे कोई कहे कि एक्चुअली में व्हाट इज़ चार्ज, ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि चार्ज क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज तब आएगा, ठीक है, जब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। क्लियर है? तो यानी कि अगर कोई भी अगर चार्ज बॉडी है तो उस पर उसके चार्ज होने का क्या मतलब हुआ कि उस पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हुआ है। अब ट्रांसफ़र होने का मतलब कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसमें से इंक्रीज़ भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन उसमें डिक्रीज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन या तो उसके पास में आ सकते हैं या इलेक्ट्रॉन उससे जा सकते हैं। ठीक है, दोनों का ही मतलब है चार्ज। ठीक है, तो कोई भी अगर चार्ज बॉडी है, ठीक है, तो उसके चार्ज होने का मतलब क्या है कि एक्चुअली में या तो उसके पास में इलेक्ट्रॉन आए हैं या उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर गए हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि यही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के चार्ज होने का क्या मतलब है कि या तो उसके पास में इलेक्ट्रॉन आए हैं, ठीक है, यानी कि उसके पास में या तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हुए हैं या उसके पास में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ हुए हैं, यानी कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को दिए हैं। क्लियर है वाली बात? ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी मैटर के अब हम चार्ज होने का मतलब समझ गए हैं कि एक्चुअली में कोई भी बॉडी अगर चार्ज है तो व्हाट इज़ मीन बाय चार्जिंग ए बॉडी।
ठीक है। तो इसका जो मीन होता है, मीन क्या है इसका कि इफ अ बॉडी get electrons or leave electron, then the body is called charged body. Then the body is called charged body. यहाँ पर एक बात और समझ सकते हैं कि एक्चुअली में जो किसी भी बॉडी के चार्ज होने का मतलब होता है वो होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चार्जिंग मीन्स चार्ज्ड बॉडी मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बात और हमने देखी है कि एक्चुअली में अब यहाँ एक आपसे अगर एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बताइए कि किसी भी बॉडी के अगर चार्ज होने की अगर हम बात करें तो क्या इसमें जो प्रोटॉन्स है, ठीक है, उनका कोई रोल है, ठीक है। तो याद रखें किसी भी बॉडी के चार्ज्ड होने में, ठीक है, प्रोटॉन्स का कोई रोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में जो ट्रांसफ़र होता है वो सिर्फ किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का, सिर्फ किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है कि एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं, नहीं, प्रोटॉन्स एक्चुअली में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। ट्रांसफ़र जो होते हैं वो सिर्फ कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन से ही ट्रांसफ़र होते हैं। इसलिए किसी भी बॉडी के चार्ज होने में, ठीक है, जो एक अपन कह सकते हैं कि जो इफेक्टिव कंडीशन है वो क्या है कि एक्चुअली में जो उसमें से या तो इलेक्ट्रॉन आए हैं, ठीक है, या उसमें से इलेक्ट्रॉन गए हैं। क्लियर है? एक बात और आपने देखी होगी वहाँ पर क्या कि जब किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, जैसा कि अभी एग्जांपल के अंदर अभी आपने देखा था उसके अंदर कि पहले उसके पास में जो फर्स्ट वाली बॉडी थी उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। फर्स्ट वाली जो सेकंड वाली बॉडी थी उसके पास में इनिशियली कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। आफ्टर रबिंग फर्स्ट वाली बॉडी के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे, ठीक है। मीन्स एक्चुअली में क्या हुआ कि उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए, उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए हैं। और इसी तरीके से जो सेकंड वाली बॉडी थी उसके पास में इनिशियली तो 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन बाद में उसके पास में आफ्टर रबिंग उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए थे, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, यानी कि उसके पास में इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुए हैं। क्लियर है? जब वो जो 6 इलेक्ट्रॉन वाला था, ठीक है, जब हमने उसका नेट चार्ज देखा तो कितना इलेक्ट्रॉन आया था, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल आया था। और जो सेकंड वाली बॉडी थी, ठीक है, उसका जो नेट चार्ज हमने देखा वो कितना आया था, 1 प्रोटॉन के इक्वल आया था। मीन्स इस पर चार्ज आया था नेगेटिव और इस पर चार्ज आया था पॉजिटिव। ये बात आपको थोड़ी समझ में आएगी, ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। तो यहाँ से एक सिंपल जो कंक्लूज़न है, ठीक है, कंक्लूज़न क्या निकलता है कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, ठीक है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, यानी जिसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज होंगे, जिसके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे वो बॉडी पर चार्ज कौन सा वाला आएगा, वो बॉडी कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज। और जो बॉडी चार्ज को रिलीव करेगी, ठीक है, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ चार्ज डिक्रीज होंगे, ठीक है, उस बॉडी पर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? तो थोड़ा सा इसको अपन नोट कर लेते हैं। हाँ, इंक्रीज इन चार्ज मीन्स क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और डिक्रीज इन चार्ज, डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज नहीं, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वो बॉडी कैसी चार्ज होगी हमारे पास में, इंक्रीज के अंदर नेगेटिव चार्ज और डिक्रीज के अंदर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, कि अगर कोई बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है। और कोई बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो इलेक्ट्रॉन्स थे खुद के, ठीक है, वो क्या किए हैं, रिलीव किए हैं। क्लियर? नेक्स्ट अब हम देखेंगे आगे इसके अंदर ही। एक इसके साथ में एक कॉन्सेप्ट और भी है। एक आपसे अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बताइए कोई बॉडी अगर चार्ज अगर होती है, ठीक है, कोई बॉडी अगर चार्ज अगर होती है, ठीक है, तो उसके मास पे इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है?
उसके मास पे इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। आप एक बार सोचिएगा इसको, ठीक है। तो मास का जो इफेक्ट है, ठीक है, एक बार आपने इसको अगर नोट कर लिया हो, ठीक है, तो पोस्ट करके इसको नोट करें आप, ठीक है। बाकी आगे हम देखते हैं। तो एक बार मैं वो डायग्राम वापस बनाना चाहूँगा। आफ्टर रबिंग वाला डायग्राम है। प्रोटॉन्स इसके अंदर कितने थे? 5। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए थे? 6, ठीक है। इस वाले के अंदर प्रोटॉन्स कितने हो गए थे? 8 प्रोटॉन्स थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए थे इसमें? 7, ठीक है। आप समझिए, देखो कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में हम लोग जानते हैं कि जो भी एटम होता है, ठीक है, उस एटम के अंदर मेनली जो पार्टिकल है, पार्टिकल कितने होते हैं किसी एटम के अंदर? 3 टाइप के पार्टिकल होते हैं, ठीक है। अब ये आपको जिस लेवल पर पढ़ना है उसके अंदर कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर है? अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप समझिएगा। जैसे अगर मैं आपसे अगर एक बात अगर पूछूं कि एक ही मेरे पास में बास्केट है, ठीक है, याद रखिएगा इस बास्केट का अभी इनिशियली कोई वेट नहीं है, ठीक है, कोई मास नहीं है इस बास्केट का। इस बास्केट के अंदर मैंने क्या किया कि कुछ मैंने एप्पल्स डाले हैं, ये एप्पल्स हैं, ठीक है। कुछ मैंने इसके अंदर ऑरेंजेस डाले हैं, ठीक है। तो 3 एप्पल्स हैं, 3 ऑरेंजेस हैं, और 3 ही मैंने इसके अंदर कोई सा भी आप मान सकते हैं, गवाह मान लो, ठीक है। तो इसके अंदर ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके अंदर क्या है हमारे पास में फ्रूट्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं? 3। नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं? 3। और नंबर ऑफ गवावा कितने हैं इसके अंदर? 3, ठीक। अब देखिए, समझिएगा, याद रखिए, ये जो बास्केट थी, इस बास्केट का मैंने आपको कहा कि आपको इसका भी वेट कंसिडर नहीं करना है। तो अगर आपसे पूछता कि बताइए अभी इसका वेट कितना होगा पूरे का, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि इसका जो टोटल वेट है अभी वो कितना होना चाहिए कि भाई 3 एप्पल्स का वेट कर लीजिए आप, ठीक है। इसी तरीके से आप 3 एप्पल्स का आप वेट कर लीजिए, साथ साथ में आप 3 ऑरेंजेस का वेट कर लीजिए, और 3 आप गवावा का वेट कर लीजिए, ठीक है। इन तीनों का अगर सम करेंगे तो हमारे पास में टोटल वेट आ जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आई वाली, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप इस वाले केस के अंदर कि यहाँ पर भी हमें पता है कि एक्चुअली में अगर ये एटम है तो इस एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये भी एटम ही है, वही प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब सोच के देखिए इसके अंदर क्या इसके अंदर न्यूट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है क्या? यानी कि अगर मैं आपको अगर कहता कि इसका आप टोटल वेट बताइए मुझे, इसका आप मुझे टोटल वेट बताइए, तो आप क्या कहते हैं कि इसके अंदर आप क्या कीजिए टोटल के लिए कि भाई जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का वेट प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का वेट काउंट कर लीजिए। जो टोटल वेट आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम, ठीक है, मास ऑफ एटम आ जाएगा। इसी तरीके से अगर इसके बारे में पूछते तो भाई यहाँ पर भी यही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसका टोटल वेट कीजिए, जो भी इसका वेट आएगा वो क्या हो जाएगा? इसका टोटल वेट हो जाएगा एटम का। क्लियर है? अब यहाँ आपने देखा कि बिफोर रबिंग, ठीक है, बिफोर रबिंग, समझ रहा बात को, बिफोर रबिंग इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने थे? 5 थे, ठीक है। इसमें प्रोटॉन्स कितने थे? 8। इलेक्ट्रॉन्स कितने थे इसके अंदर? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स 5 थे, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 8। भाई न्यूट्रॉनों का जो नंबर है वो अपन निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, ठीक है। वो अपन को ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया हुआ है, ठीक है। तो अब सोचिए, क्या इसके अंदर प्रोटॉनों का ट्रांसफर हुआ है क्या? नहीं हुआ है। क्या न्यूट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है? नहीं हुआ है। ट्रांसफर एक्चुअली में हुआ किसका है? ट्रांसफर हुआ है सिर्फ और सिर्फ किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। किसका हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स का। तो एक बात आपको समझ में आई कि एक्चुअली में जब बिफोर रबिंग की जब हम बात कर रहे थे तो बिफोर रबिंग इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 5, ठीक है। लेकिन आफ्टर रबिंग इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए हैं? 6। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल, ठीक है, जो वेट है इसका वो इंक्रीज हुआ है। इसी तरीके से इसके मास में क्या इफेक्ट पड़ा है कि इसके पास में बिफोर रबिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स थे,
ठीक है। लेकिन आफ्टर रबिंग इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, रिमेनिंग कितने रह गए हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसका मास डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल। कितना डिक्रीज हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल। यहाँ तक की ये बात क्लियर है आपको। तो एक बात समझ में आई हमें कि ये जो बॉडी थी अभी हमारी वो नेगेटिवली चार्ज थी, और ये जो बॉडी थी अभी हमारी ये पॉजिटिवली चार्ज हुई है। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब इसका मास भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ये जो बॉडी थी हमारी ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो मास है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है। ठीक है, तो आपको मास का इफेक्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो अपन एक बार नोट कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ मास, इफेक्ट ऑफ मास ऑन चार्जिंग। ठीक है, तो समझिएगा बात को क्या कि एक्चुअली में मास का इफेक्ट, मास पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये थोड़ा सा तो गया, इफेक्ट ऑन मास। ऑन चार्ज। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको क्या कहा कि एक्चुअली में जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है उनका मास इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये बात अपन नोट भी कर सकते हैं। नेगेटिवली चार्ज, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी इज इंक्रीज, मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी इज इंक्रीज। ठीक है, और इसी तरीके से अपन ने क्या देखा कि मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज डिक्रीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना है अच्छे से। ठीक है, तो इसके साथ साथ में एक बात और कि एक्चुअली में मास में कितना चेंज आया है। ठीक है, तो कितना चेंज आता है, तो चेंज इन मास, चेंज इन मास इज इक्वल टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कि एक्चुअली में जो चेंजिंग इन मास, ठीक है, मास के अंदर कितना चेंज आएगा कि भाई दरअसल कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर हुए होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉनों के मास के इक्वल जो चेंज है मास में उतना चेंज होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे से समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो इसको आप नोट कीजिए, पोस्ट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट जो अब हमें थोड़ा सा समझ, देखिए इन पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर के अंदर वैसे वैसे हम उसको समझते हुए चलेंगे आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, वो हमारे पास में है कि व्हाट इज़ इंसुलेटर्स। ठीक है, व्हाट इज़ कंडक्टर्स। ठीक है, एंड व्हाट इज़ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अब वैसे तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत इनके बारे में आइडिया है आपको कि एक्चुअली में इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, सोचिएगा एक बार इंसुलेटर्स क्या होते हैं कि इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स, ठीक है, इन विच इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फ्लो, या फिर आप कह सकते हैं कि चार्ज इज़ नॉट फ्लो। क्लियर है कि इंसुलेटर्स कौन से मटेरियल होते हैं जिनके अंदर चार्ज फ्लो नहीं होता। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं छोटा सा, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं है। ठीक है, बस एक छोटी सी बात कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, in which materials in which charge, ठीक है, does not flow। एक्चुअली में जब मैं चार्ज कहता हूँ तो अभी इसका मतलब आप थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन से भी लेंगे। ठीक है, और जो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो कंडक्टर्स कौन से होते हैं जिनके अंदर चार्ज फ्लो होता है। ठीक है,
materials in which charge flow। ठीक है, वैसे सेमीकंडक्टर भी होता है लेकिन अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आपको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, आपको वहाँ पे मैं बताऊँगा। ठीक है, इसको भी आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि एक्चुअली में इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली में इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जिनके अंदर चार्जेस का फ्लो नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनमें चार्जेस का फ्लो होता है। ठीक है, हाँ, वो इसलिए क्योंकि जब हम इसको आगे जाके पढ़ने वाले हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में आप सोचेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें ही करंट आता है। ठीक है, करंट तो उन्हीं के अंदर आएगा, लेकिन याद रखिए जो इंसुलेटर बॉडी है, जैसे कि ये चार्ज तो ये भी होती है, चार्ज तो ये भी होती है, लेकिन इसके अंदर करंट नहीं आता है। आता है क्या करंट? नहीं आता है ना। ठीक है, तो ये एक्चुअली में इनकी बेसिक डेफिनेशन के अंदर ये है वाली बात, क्या कि एक्चुअली में इंसुलेटर होते ही वो हैं जिनके अंदर जो चार्ज है वो फ्लो नहीं होता। अब चार्ज फ्लो नहीं होने का कंडक्टर से क्या, इसका करंट से क्या लेना देना है? याद रखिए, मेरा प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको जो आपने क्लास 10th के अंदर जो डेफिनेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रिसिटी की, वो क्या थी हमारे पास में? ठीक है, कि द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, यानी जिसके अंदर चार्ज फ्लो होगा, ठीक है, वो तो उसके अंदर तो करंट आएगा। जिसके अंदर चार्ज फ्लो होगा उसमें तो करंट आएगा, जिसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा, ठीक है, उसमें करंट नहीं आएगा। वही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल एकदम, कि एक्चुअली में जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स पर एक्चुअली में चार्ज आते तो हैं, ठीक है, लेकिन इनमें चार्ज फ्लो नहीं होते। ठीक है, और किसी बॉडी पर चार्ज होने का मतलब नहीं है कि उसमें करंट आएगा, नहीं। ठीक है, एक्चुअली में जिस करंट को हम जानते हैं, ठीक है, उस करंट के अंदर वो चार्जेस एक्चुअली में फ्लो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? फ्लो। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि फिर सर इस पर चार्ज आने का क्या फ़ायदा हुआ? ठीक है, एक आपको थोड़ा सा देखो, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। आप कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जो हमारे जो डोर के अंदर जो हमारा डोर होता है, ठीक है, जो डोर का जो लॉक होता है, ठीक है, कभी कभार आप जब उसके हाथ लगाते हैं तो एकदम से आपको करंट सा लगता है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है जो झटका लगा है इससे, लेकिन जब आप दोबारा हाथ लगाएंगे तो कुछ नहीं होता। दोबारा हाथ लगाते हैं तो कुछ नहीं होता है। होता है नहीं होता है ऐसा? ठीक है, बहुत बार आप लोगों ने फील किया होगा। या फिर कभी कभार आप लोग जैसे अगर टेबल पर अगर बैठे हो, किसी अगर लोहे के टेबल पर या फिर प्लास्टिक के टेबल पर, जैसे आपकी कोहनी, ठीक है, ये वाली एल्बो जब आपकी टच हो जाती है तो आपको ऐसा लगता है करंट आ गया है। हो जाता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है ना ऐसा। लेकिन जब आप दोबारा लगाएंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या हुआ है कि वो बॉडी, जैसे मान लीजिए अगर ये टेबल का ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट अगर कहीं अगर रब अगर हुआ होगा तो यहाँ पर क्या आ गए होंगे? चार्ज आ गए होंगे। क्या आ गए होंगे? चार्ज आ गए होंगे। जैसे ही हमारी बॉडी इस पर टच हुई, ठीक है, ये चार्ज कहाँ चल गए? हमारी बॉडी में चल गए। चार्ज क्या हो गया? हमारी बॉडी पे चल गए। इसीलिए हमें एक बार करंट लगता है, लेकिन अब एक बार में यहाँ पे जो चार्ज थे वो तो सारे के सारे जा चुके हैं। इसलिए जब आप दोबारा यहाँ ऐसे टच करते हैं तो आपको फील नहीं होता, करंट नहीं आता। ठीक है, क्लियर है? वाली बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करेंगे। आज की क्लास हमारी थोड़ी छोटी रहेगी कंपेरेटिवली अदर लेक्चर्स के। ठीक है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, जहां अपन जो इसका मेथड्स ऑफ चार्जिंग है वो देखेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए, थैंक यू।